तो एक नए नए आज़ाद हुए भारत ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे किया? इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो कभी एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज का हिस्सा थी। साल था 1951, महीना जनवरी का। अमेरिकी विदेश मंत्री की मेज पर एक टॉप सीक्रेट मेमो पहुंचता है। और जानते हैं इसमें क्या था? इसमें एक ऐसे बड़े संकट का जिक्र था जो एक नए नवेले राष्ट्र का भविष्य तय कर सकता था। इस मेमो के मुताबिक भारत बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेल रहा था। हालात इतने खराब थे कि लाखों जिंदगियां दांव पर लगी थीं। देश एक बहुत बड़े एक विनाशकारी अकाल की कगार पर खड़ा था। ये वो आंकड़ा है 2 मिलियन टन। इतना अनाज भारत ने अमेरिका से फौरन मदद के तौर पर मांगा था। सोचिए कितनी बड़ी जरूरत रही होगी। तो ये जो एक संकट था ना, ये असल में भारत के शुरुआती सालों के पूरे संघर्ष की कहानी को खोलकर रख देता है। हम देखेंगे कि कैसे एक टॉप सीक्रेट गुहार लगाई गई, उस वक्त जन्म का कोलाहल कैसा था, कैसे एक देश को एक किया गया, कैसे भारत ने बीच का रास्ता चुना, ये एक सोचा समझा दांव कैसे था और इसने आने वाले कल की नींव कैसे रखी। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो अमेरिका के लिए मामला सिर्फ अनाज भेजने का नहीं था। भारत की ये गुहार उनके लिए एक मानवीय संकट तो थी ही, पर साथ ही एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल दुविधा भी बन गई थी। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स ना एक अजीब सी कश्मकश में थे। एक तरफ तो इंसानियत थी, लाखों लोगों की जान बचाने की नैतिक जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ थी कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स और भारत के न्यूट्रल स्टैंड से उनकी नाराजगी। वो नाराज थे कि भारत किसी का भी पक्ष क्यों नहीं ले रहा। लेकिन सवाल ये है कि भारत आखिर इतनी कमजोर हालत में पहुंचा ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1947 के उन जख्मों को देखना होगा जो देश को आज़ादी के साथ मिले थे। देखिए, जून 1947 में ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान कर दिया और फिर 14-15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ लाई एक भयानक त्रासदी। अगस्त-सितंबर के महीनों में खासकर पंजाब में बड़े पैमाने पर पलायन और ऐसी सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1 करोड़, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। बंटवारे की वजह से 1 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। ये इतिहास में इंसानों का सबसे बड़ा विस्थापन था। उस वक्त के मंजर को कैप्टन एडवर्ड वॉल्श के शब्दों में समझें तो दरवाजों से खून बह रहा था। ये शब्द पंजाब में एक ट्रेन नरसंहार के बारे में थे। इंसानी जान की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत ज्यादा थी, और इसने दोनों नए देशों पर कभी न भरने वाले जख्म छोड़ दिए। तो सोचिए कि चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तरफ देश के नेता बंटवारे के सदमे और अस्थिरता से निपट रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उन्हें बिल्कुल जीरो से एक नया देश भी खड़ा करना था। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। सबसे पहली चुनौती थी 565 से ज्यादा रियासतें जो अंग्रेजों के जाने के बाद टेक्निकली तो आज़ाद थीं। फिर रणनीति अपनाई गई। सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ज़बरदस्त कूटनीति का इस्तेमाल किया, और नतीजा, ज्यादातर रियासतें शांति से भारतीय संघ का हिस्सा बन गईं। हाँ, कुछ अपवाद भी थे, जैसे हैदराबाद, जहां अलगाव रोकने के लिए बल का भी प्रयोग करना। और ये सब जब चल रहा था, उसी उथल पुथल के बीच एक और ऐतिहासिक काम हो रहा था। संविधान सभा एक ऐसा संविधान लिख रही थी जो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेगा, सबको वोट देने का अधिकार देगा, एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा बनाएगा और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देगा। साथ ही धर्मनिरपेक्षता के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगा। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी। तो एक तरफ देश अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ उसे दुनिया में भी अपनी जगह बनानी थी। और ये दुनिया, ये उस वक्त तेजी से 2 दुश्मन खेमों में बट रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने 1946 में ही कह दिया था, हमारा प्रस्ताव है कि जहां तक संभव हो हम गुटों की शक्ति राजनीति से दूर रहें जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उनका साफ मानना था कि भारत किसी भी सुपर पावर का मोहरा नहीं बनेगा। और इसी सोच ने जन्म दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट को। ये उन देशों का एक समूह था जो न तो अमेरिका के साथ थे और न ही सोवियत संघ के। भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, और इस नीति के जरिए वो नए आज़ाद हुए देशों के लिए एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रास्ते की वकालत कर रहा था। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं 1951 के उस टॉप सीक्रेट मेमो पर।
अब हम समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये फैसला कितना मुश्किल था। उन्हें एक ऐसे देश की मदद करनी थी जो खुलकर उनका साथी बनने से इनकार कर रहा था। ये एक सोचा समझा मानवीय दाव था। और ये जो टेबल है ना, ये सीधे उस मेमो के अंदर की सोच को दिखाता है। देखिए, वो क्या हिसाब लगा रहे थे। राजनीतिक तौर पर अगर मदद करते हैं तो भारत की मौजूदा सरकार मजबूत होगी, नहीं करते तो अराजकता फैलेगी या सोवियत समर्थक सरकार आ सकती है। प्रोपोगेंडा के लिहाज से मदद करने पर अमेरिका की छवि अच्छी होगी और मना करने पर कम्युनिस्टों को कहने का मौका मिलेगा कि देखो, पश्चिमी देश कितने लालची हैं। और रिश्तों के लिहाज से मदद से लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छे होंगे और मना करने पर रिश्ते तो बिगड़ेंगे ही, अमेरिका पाखंडी भी लगेगा। तो पूरा हिसाब किताब लगाकर निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। अगर भारत में अकाल आने दिया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और कम्युनिज्म के लिए एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा जीत। मतलब मदद ना करने का खतरा मदद करने के खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा था और इसीलिए इस मदद को मंजूरी दे दी गई। और देखिए, ये अमेरिकी मदद सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, ये भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा था। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे मदद ले रहा था, पर किसी के पाले में नहीं जा रहा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे स्टील प्लांट्स हैं। राउरकेला प्लांट में जर्मनी ने मदद की, भिलाई में सोवियत संघ ने और दुर्गापुर में ब्रिटेन ने। यानी सबसे दोस्ती, पर किसी के दबाव में नहीं। तो ये जो पूरा किस्सा था ना, अकाल का संकट और उस पे दुनिया की प्रतिक्रिया, ये भारत के लिए एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने आने वाले कल की नींव रखी। इस एक घटना से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है, कोल्ड वॉर के खतरनाक भंवर से निकल सकता है और एक स्थिर, आजाद लोकतंत्र की बुनियाद रख सकता है। भारत ने अपनी जरूरत और अपनी संप्रभुता के बीच एक गजब का संतुलन बनाया और अपना रास्ता खुद तैयार किया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिससे आज भी दुनिया के कई देश जूझते हैं कि कोई भी देश अपने अस्तित्व को बचाने की जरूरत और अपनी संप्रभुता यानी अपनी आज़ादी को बनाए रखने की जिद के बीच संतुलन कैसे कायम करे।